नमस्ते, मैं मधुरमा श्रीवास्तव। आज हम बात करेंगे द्वित्व व्यंजन के बारे में। संयुक्ताक्षर, अनुनासिक, अनुस्वार और रा के विभिन्न रूप। तो आपने इससे पहले वाले वीडियोस में आपने संयुक्त व्यंजनों के बारे में जाना था, छ, त्र, ज्ञ और श्र। तो इसमें क्या होता है, जैसे छ बना है आपका क और श के मेल से, तो का जो है वो स्वर रहित है और शा जो है वो स्वर सहित है। तो का मतलब स्वर रहित का मतलब वो अपने मूल रूप में है, और शा यानी वो स्वर के साथ है। तो इस तरीके से आपने ये संयुक्त व्यंजन पढ़े थे, जो कि वर्णमाला में इनका एक विशेष स्थान है। वर्णमाला के में ये चारों मौजूद है। लेकिन जैसे द्वित्व व्यंजन, इसमें क्या होता है कि द्वित्व व्यंजन में एक ही व्यंजन का स्वर रहित रूप भी होता है और स्वर सहित रूप भी होता है, वो भी एक साथ होता है। ऐसा कैसे? तो जैसे अभी आप अगर बच्चा बोले, कच्चा बोले, पक्का बोले, सच्चा बोले, तो ये इसमें देख रहे हैं कि एक एक ही व्यंजन है। जैसे आप पक्का बोल रहे हैं तो पक्का में का और क दो बार है। एक बार वो अपने मूल रूप में है यानी स्वर रहित है, और दूसरी बार में क्या है, स्वर सहित है। तो ये कहलाते हैं जिसमें कि एक ही व्यंजन दो बार आ रहा है, एक बार स्वर रहित और एक बार स्वर सहित, और एक साथ आ रहा है। तो ये हो गए द्वित्व व्यंजन। तो आपको ये द्वित्व व्यंजन समझ में आ गया होगा। फिर संयुक्ताक्षर। तो संयुक्ताक्षर कैसे होते हैं? तो आपको मैंने संयुक्त व्यंजन बताए थे, जो भी है मैंने का और शा के मेल से बनता है आपका छ, फिर त्र, फिर ज्ञ और श्र। तो इनको वर्णमाला में स्थान मिला है। लेकिन कुछ और भी व्यंजन है जो कि दो व्यंजनों के मेल से बनते हैं, लेकिन उन्हें वर्णमाला में स्थान प्राप्त नहीं है। जैसे कि उद्योग, तो द्य, विद्या, विद्यालय। तो इसमें आप देखिए, ये द और य इनके मेल से बना है, जिसमें द क्या है, स्वर रहित यानी मूल रूप में, और जो या है वो स्वर सहित है। ठीक है, तो इसको जो दिया है या स्थान आप बोलो, तो सा क्या है, वो स्वर रहित है, और थ क्या है, वो स्वर सहित है। तो स्थान है या विद्यालय में विद्या है, तो ये जो है वो संयुक्ताक्षर कहलाते हैं। लेकिन इनको वर्णमाला में स्थान नहीं मिला है, लेकिन ये भी जो है वो महत्वपूर्ण है, संयुक्ताक्षर। अब एक चीज यहाँ पे और आती है कि ध्वनि क्या है, वर्ण क्या है और अक्षर क्या है। इनमें मतलब ध्वनि तो है, जैसे कि आप ई, उ, इनका उच्चारण कर रहे हो, तो जो मुंह से बोल रहे हो, तो मुंह से बोलने में ये सब ये क्या है, ध्वनि है। अब इन्हीं ध्वनि को अगर आप लिखते हो तो ये क्या हो गए, वर्ण, है ना। अब वर्ण में क्या है, स्वर भी है और व्यंजन भी है। स्वर जो है वो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, उनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। लेकिन व्यंजन के लिए क्या होता है कि उनको स्वर की सहायता की आवश्यकता होती है जब उनका उच्चारण हो। अक्षर का क्या है कि देखा जाए तो स्वर, जो वर्ण है और जो अक्षर है, उनको हम सामान्यतः पर्यायवाची जैसा मानते हैं। लेकिन टेक्निकली यानी तकनीकी रूप से थोड़ा सा अलग है कि अक्षर जो होता है वो होते हैं जिनका कि आप स्वतंत्र रूप से उच्चारण कर पाओ, यानी उनको आप स्वतंत्र रूप से बोल पा रहे हो, और वो या तो कोई एक अर्थ बना रहे हैं या फिर कोई ऐसा, इनको मेल करके जब कोई शब्द बनाया जाता है तो वो एक अर्थपूर्ण शब्द हो। तो अब इसमें स्वतंत्र रूप से बोले जा रहे हैं, इसका मतलब है कि जितने भी वर्ण में आपके स्वर हैं वो अक्षर भी हैं, क्योंकि वो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, आप उनका स्वतंत्र उच्चारण कर सकते हैं। लेकिन जो व्यंजन है, व्यंजन मूल रूप में आप स्वतंत्र रूप से उनको बोल नहीं सकते, उनको जब स्वर की सहायता लेते हैं तब बोल पाते। तो इसका मतलब अगर को अगर मूल रूप में है तो वो अक्षर नहीं है। उसमें अगर आप अ ऐड कर दो, जोड़ दो, तो क जो मूल रूप वाला है उसमें अगर हम कर देंगे तब बनेगा क, जिसका अब हम उच्चारण कर पा रहे हैं। तो क्या होगा, अब इसका उच्चारण कर पाएंगे, जैसे कि, यानी क में
जो का मूल रूप में है उसमें ई आपने मेल कराया है, जोड़ा है, तब फिर आपका बना की। तो ये क, की, कु, है ना, तो ये क्या हो गए, ये अक्षर हो गए। तो आपको थोड़ा सा ये समझ में आ गया होगा कि ध्वनि क्या है। तो ध्वनि जो हम बोल रहे हैं वो ध्वनि, फिर उसको जब लिख देंगे तो वो क्या हो जाएगा, वर्ण, जैसे स्वर और व्यंजन। अब इसमें भी अक्षर, तो सारे जो स्वर है वो वर्ण में भी है और अक्षर भी है, लेकिन जो व्यंजन है वो जब मूल रूप में है तो वो अक्षर नहीं है, वो वर्ण में तो है लेकिन अक्षर नहीं है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अक्षर क्या है। तो अभी मैंने संयुक्ताक्षर की बात की थी कि जैसे आपको द्य, यानी जो विद्यालय में आता है द और य के योग से, जिसमें कि द जो है वो स्वर रहित है और य जो है स्वर सहित, है ना, तो ये संयुक्ताक्षर। तो अब अक्षर भी आप समझ में आ गया होगा। अब अनुस्वार के बारे में, तो अनुस्वार की जो उच्चारण ध्वनि है, जो उच्चारण आप करते हैं, तो वो नाक से होता है। और ये जो पंचमाक्षर आपने पढ़े थे या पंचम वर्ण, जो कि जो वर्गीय व्यंजन में वर्ग के सबसे, हर वर्ग के जो जितने भी वर्ग है, 5 वर्ग है आपके, तो उनके लास्ट में आते हैं, सबसे अंत में आते हैं, जैसे अंग, य, ण, न और म। इसकी जगह पे शिरोरेखा, शिरोरेखा क्या होती है अब ये भी बता दूं। तो जो हम जैसे कोई शब्द लिखते हैं तो उसके ऊपर लाइन खींचते हैं, उसको शिरोरेखा बोलते हैं। तो शिरोरेखा के ऊपर एक बिंदु लगाया जाता है। जैसे आप गंगा, अब यहाँ पे ग, अंग और गा, समझ रहे हैं ना। तो अंग की जगह पे आप क्या करोगे, ग के ऊपर बिंदु लगा दोगे। तो गंगा ऐसे भी लिखा जाता है और ऐसे भी लिखा जा सकता है, गंग, अंग, जहां पे अंग लगाओ। और वो अंग क्या है, जो अंग है वो मूल व्यंजन के रूप में है, वो स्वर रहित है, ठीक है। अब जो है गंगा, ऐसे ही चंचल या पंकज, अब देख रहे हैं अंग की आ रही है, या फिर नंदन, तो न जो है वो स्वर, यहाँ पे न पहले पूरा, फिर यानी वो स्वर सहित है, फिर जो न है बाद वाला, नन, तो ये न जो है बाद वाला ये स्वर रहित है। तो इसकी जगह पे नंदन आप अनुस्वार लगाएंगे। ऐसे ही चंचल अनुस्वार लगाएंगे, है ना। तो आप ये समझ में आ रहा होगा कि आपको कैसे करना है। या फिर एक एक और हम शब्द ले लेते हैं, संबंध। तो इसमें जो सा के बाद म है वो क्या है, वो स्वर रहित है, तो आप क्या करेंगे, अनुस्वार लगाएंगे। अब अनुनासिक, तो अनुनासिक में क्या होता है, नाक से भी उच्चारण होता है और मुंह से भी उच्चारण होता है। तो यहां पर क्या होता है, शिरोरेखा के ऊपर आप चंद्र बिंदु लगाते हैं, है ना। और जो है जैसे कि गांव, आंख, पांच। और अगर ये जो अगर ऐसा हो कि अ, व्यंजन के ऊपर कोई मात्रा हो, कोई व्यंजन लिखा हो उसके ऊपर मात्रा हो, तो आपको अगर अनुनासिक लगाना है तो आपको क्या करना होगा कि वहां पर चंद्र बिंदु आप नहीं लगाएंगे, वहां बिंदु का प्रयोग करेंगे। जैसे गोंद, तो आप क्या करेंगे, ग के बाद ओ की मात्रा है तो आप क्या करेंगे कि वहां पर चंद्र बिंदु नहीं लगेगा, बिंदु लगेगा। ऐसे ही अगर होंगे तो यहां पर भी क्या लगेगा, बिंदु लगेगा। तो इस तरीके से ये हो गया आपका अनुनासिक। अब कुछ और होते हैं आगत व्यंजन। अब ये आगत क्या है, क्योंकि ये हिंदी भाषा में उर्दू, अरबी, फारसी, अन्य भाषाओं से लिए गए। तो अब इनमें क्या करते हैं, व्यंजन के नीचे एक बिंदु लगाते हैं जिससे इनकी पहचान हो सके, उसको कहते हैं नुक्ता। जैसे कि अब हम कहें बाजार, तो जा और जा, फर्क है कि नहीं है, आपको लग रहा होगा फर्क भी मैं बोल रही हूं, फर्क। तो फ और फा में फर्क है ना यानी अंतर है। तो अभी जो हम ये शब्द बोल रहे हैं, जैसे बाजार, फर्क, खरीद, ख, आप समझ रहे हैं ना, खा और ख, अंदर से आवाज निकलती है, समझ में आ रहा है। तो ये जो है ये आगत व्यंजन हो गए। तो जिसको क्या करते हैं, व्यंजन के नीचे नुक्ता लगा देते हैं, यानी बिंदु लगा देते हैं, जिससे कि हम इनकी पहचान कर सके। तो ये आगत व्यंजन हो गए। अब आता है रा के विभिन्न रूप। तो रा कैसे कैसे लगता है, जैसे कि अगर रा
किसी व्यंजन से पहले आए, वो भी रा का स्वर रहित रूप यानी मूल रूप में आए। जैसे कि अभी कार्य, कार्य आप लिखते हैं तो का र और फिर य, और रा कैसा आ रहा है, रा मूल रूप में आ रहा है यानी स्वर रहित है। तो अब या से पहले यानी व्यंजन से अगर पहले रा का स्वर रहित रूप आए तो रा को या के यानी जिस व्यंजन से पहले आ रहा है उसके ऊपर लगा देते हैं, उसको बोलते हैं रेफ। शिरोरेखा के ऊपर लगाते हैं। किसके ऊपर लगाते हैं, जिस व्यंजन से पहले आया है रा का स्वर रहित रूप, उसके ऊपर लगाते हैं, उसको बोलते हैं रेफ। ठीक है। और ये जो लाइन खींचते हैं आप, उसको शिरोरेखा बोलते हैं, वो मैंने पहले ही बताया था। अब अगर रा का स्वर रहित रूप ही व्यंजन के बाद आए, जैसे आप कह रहे हैं ग्रह, जो प्लेनेट यानी आपके जो खगोलीय पिंड हैं, ग्रह, व्रत, तो इसमें क्या हो रहा है, व र फिर त, तो व्यंजन के यानी वा के बाद रा का स्वर रहित रूप आ रहा है। तो क्या करते हैं, इसको बोलते तो रा में, वा में जो है वो एक नीचे हल्की सी लाइन सी खींचते हैं, उसको बोलते हैं पदेन। तो वो रा जो है, वो जो रा है वो पदेन के रूप में होगा। तो समझ में आया। अगर जो रा है वो व्यंजन के बाद आ रहा है और रा का कौन सा रूप आ रहा है, स्वर रहित। आपने क्या समझा कि रा का स्वर रहित रूप यदि व्यंजन से पहले आए तो वो रेफ के रूप में लगता है यानी ऊपर लगता है, व्यंजन के ऊपर लगा देंगे। और अगर रा का स्वर रहित रूप व्यंजन के बाद आए तो उस व्यंजन में नीचे पदेन के रूप में लगता है। ठीक है। जैसे व्रत और ग्रह अभी आपको मैंने बताया, और भी बहुत सारे हैं। अब अगर ऐसा हो कि रा का स्वर सहित रूप ट ड के बाद आए तो कैसे फिर बनेगा। तो देखिए स्वर, अब यहां पर स्वर रहित नहीं है, स्वर सहित है। जैसे ट्रक आप बोलते हैं, ट ट्र, रा पूरा आ रहा है कि नहीं है, ट्र, तो स्वर सहित है ये। तो क्या लगा देते हैं, वो नीचे लगता है। देखिए आपको लिख के आ रहा होगा, आपने देखिए इसको, तो ट्रक या ड्रामा, तो रा इसमें भी पूरा आ रहा है, लेकिन आपका ये ट और ड के साथ आता तो किस तरह से ये चेंज हो जाता है, इसको आप देखिए। ऐसे ही रा के और दो रूप हैं। क्या, जब जैसे आपने देखा था जब संयुक्त व्यंजन आपने पढ़े थे त्र, त और र मिलके बनता है ना, और श्र, श और र, जिसमें त और श जो है वो स्वर रहित है और रा जो है वो स्वर सहित है। तो ये है रा के विभिन्न रूप की, कब उसको रेफ के रूप में लगाया जाता है, कब पदेन होता है, कब ट और डा के साथ जब वो आता है तो किस तरीके से उसका रूप बदल जाता है। तो आज के वीडियो में आपने संयुक्ताक्षर, द्वित्व व्यंजन, आगत व्यंजन, अनुनासिक, अनुस्वार, रा के विभिन्न रूप, बहुत सारी चीजें जानी। तो ये जो वर्णवर्तनी वाला जो पूरी सीरीज थी, तो वो आपका आज समाप्त होता है। तो मैं इसके साथ आपका जो है वो क्विज भी शेयर कर दूंगी, तो वो आप क्विज जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपने जितने भी अभी वीडियो देखे हैं, जितनी आपकी समझ बनी है वो और पक्की हो जाए। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।